चैप्टर 8 स्वभाव। हम फिर से समुद्र तट पर पहुंच गए, बिना किसी उद्देश्य के भटकते हुए। जेकब अभी भी मेरे भागने की योजना बनाने में खुद से भरा हुआ था। क्या आपको लगता है कि वे आपको ढूंढने आएंगे? उन्होंने आशा भरी नजरों से पूछा। नहीं, मुझे इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन आज रात वे मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। उसने एक पत्थर उठाया और उसे लहरों में फेंक दिया। फिर वापस मत जाओ, उसने फिर से सुझाव दिया। चाली को ये बहुत पसंद आएगा, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने जवाब नहीं दिया। जेकब शायद सही था और इससे मुझे अपने दांत पीसने पड़े। चाली का मेरे क्विल्यूट दोस्तों के लिए स्पष्ट वरीयता बहुत अनुचित थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करेगा अगर उसे पता चले कि चुनाव वास्तव में पिशाचों और वेयरवुल्फ के बीच है। तो नवीनतम पैक घोटाला क्या है? मैंने हल्के से पूछा। जेकब फिसलकर रुक गया और वह चौंककर मेरी ओर देखने लगा। क्या वह एक मजाक था? ओह, उसने दूसरी ओर देखा। मैं उसके फिर से चलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था। क्या कोई घोटाला हुआ है? मैंने सोचा। जेकब ने एक बार ठहाका लगाया। मैं भूल गया कि यह कैसा होता है, हर किसी को हर समय सब कुछ पता न होना। मेरे दिमाग के अंदर एक शांत, निजी जगह होना। हम कुछ मिनट तक पथरीले समुद्र तट पर शांतिपूर्वक चलते रहे। तो यह क्या है? मैंने आखिरकार पूछा। ये तो आपके दिमाग में बैठा हर व्यक्ति पहले से ही जानता है। वो एक पल के लिए झिझका, जैसे कि उसे यकीन नहीं था कि वह मुझे कितना बताएगा। फिर उसने आह भरी और कहा, क्विल छाप दिया। अब 3 हो गए हैं। हम में से बाकी लोग चिंतित होने लगे हैं। शायद ये कहानियों में बताए गए से ज्यादा आम है। उसने भौहें सिकोड़ी और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने बिना कुछ बोले मेरी आंखों में देखा, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। तुम क्या देख रहे हो? मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए पूछा। उसने आह भरते हुए कहा, कुछ नहीं। जेकब फिर से चलने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। हम चट्टानों के बीच चुपचाप चलते रहे। मैंने सोचा कि हम दोनों एक जोड़े की तरह समुद्र तट पर हाथ में हाथ डालकर चलते हुए कितने अच्छे लग रहे होंगे, और सोचा कि क्या मुझे इस पर आपत्ति करनी चाहिए। लेकिन जेकब के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। अब इस बारे में परेशान होने की कोई वजह नहीं है। क्विल ने ऐसा कांड क्यों छापा है? मैंने पूछा, जब ऐसा लग रहा था कि वह आगे नहीं बढ़ेगा। क्या इसलिए क्योंकि वह सबसे नया है? इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? ये भी उन्हीं किंवदंतियों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि हम कब इस बात पर आश्चर्यचकित होना बंद करेंगे कि ये सब सच हैं। उसने खुद से कहा, क्या तुम मुझे बताओगे, या मुझे अनुमान लगाना होगा? तुम कभी भी सही नहीं समझ पाओगे। देखो, क्विल हमारे साथ नहीं घूम रहा था, तुम्हें पता है, अभी हाल ही में। इसलिए वह एमिली के घर के आसपास ज्यादा नहीं गया था। क्विल एमिली पर भी अंकित है। मैंने चौंककर कहा, नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अनुमान मत लगाओ। एमिली अपनी 2 भतीजियों को मिलने के लिए लेकर आई थी, और क्विल की मुलाकात क्लेयर से हुई। उसने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। एमिली नहीं चाहती कि उसकी भतीजी एक वेयरवुल्फ के साथ रहे। ये थोड़ा पाखंड है, मैंने कहा, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह सभी लोगों में से ऐसा क्यों महसूस कर रही होगी। मैंने फिर से उसके चेहरे पर पड़े लंबे निशानों के बारे में सोचा जो उसके दाहिने हाथ तक फैले हुए थे। सैम ने सिर्फ एक बार नियंत्रण खो दिया था जब वो उसके बहुत करीब खड़ा था। एक बार ही काफी था। मैंने सैम की आंखों में दर्द देखा था जब उसने देखा कि उसने एमिली के साथ क्या किया था। मैं समझ सकता था कि एमिली अपनी भतीजी को उससे क्यों बचाना चाहती होगी। क्या आप कृपया अनुमान लगाना बंद कर देंगे? आप बहुत दूर हैं। एमिली को इस बात से कोई परेशानी नहीं है, ये बस थोड़ा जल्दी है। तुम्हारा मतलब क्या है जल्दी? जेकब ने संकुचित आंखों से मेरा मूल्यांकन किया। आलोचनात्मक मत बनो, ठीक है। मैंने सावधानी से सिर हिलाया। क्लेयर 2 साल की है, जेकब ने मुझसे कहा। बारिश शुरू हो गई।
जब बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी तो मैंने जोर से पलकें झपकाईं। जेकब चुपचाप इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह उसने जैकेट नहीं पहनी थी। बारिश ने उसकी काली टी शर्ट पर काले धब्बे छोड़ दिए थे और उसके झबरा बालों से टपक रही थी। जब वह मेरा चेहरा देख रहा था तो उसका चेहरा भावहीन था। क्या क्विल पर 2 साल के बच्चे की तस्वीर छपी है? मैं अंततः पूछ पाया। ऐसा होता है। जेकब ने कंधे उचका दिए। वह एक और पत्थर पकड़ने के लिए झुका और उसे खाड़ी में फेंक दिया। यह ऐसा कहानियां कहती हैं। लेकिन वह तो बच्ची है। मैंने विरोध किया। उसने मुझे गहरे मनोरंजन के साथ देखा। क्विल अब बूढ़ा नहीं होने वाला है, उसने मुझे याद दिलाया। उसके स्वर में थोड़ी तीखापन था। उसे बस कुछ दशकों तक धैर्य रखना होगा। पता नहीं क्या कहूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं आलोचनात्मक न बनूं, लेकिन सच में मैं भयभीत था। अब तक वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी मुझे परेशान नहीं कर रहा था। उस दिन से जब मुझे पता चला था कि वे उन हत्याओं को नहीं कर रहे थे जिनके बारे में मैंने उन पर संदेह किया था। उन्होंने आरोप लगाया, आप निर्णय ले रहे हैं। मैं इसे आपके चेहरे पर देख सकता हूँ। माफ करना, मैंने बुदबुदाया, लेकिन यह वाकई डरावना लगता है। ऐसा नहीं है, तुमने सब कुछ गलत समझा है, जेकब ने अचानक अपने दोस्त का बचाव करते हुए कहा। मैंने देखा है कि तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। ये कैसा है? उसकी आंखों के माध्यम से। इसमें बिल्कुल भी रोमांटिकता नहीं है, न क्विल के लिए, न अभी। उसने लिया एक गहरी सांस, निराश। इसे वर्णन करना बहुत कठिन है। ये वास्तव में पहली नज़र में प्यार जैसा नहीं है। यह अधिक ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण चलता है। जब आप उसे देखते हैं तो अचानक ये पृथ्वी नहीं होती जो आपको यहाँ रखती है। वह होती है, और उससे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। और आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, उसके लिए कुछ भी बनेंगे। आप वही बन जाते हैं जो उसे चाहिए, चाहे वह रक्षक हो, या प्रेमी हो, या दोस्त हो, या भाई हो। क्विल किसी भी बच्चे के लिए सबसे अच्छा, सबसे दयालु बड़ा भाई होगा। इस ग्रह पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी देखभाल उस छोटी लड़की से ज्यादा सावधानी से की जाएगी। और फिर जब वह बड़ी हो जाएगी और उसे एक दोस्त की जरूरत होगी, तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक समझदार, भरोसेमंद और विश्वसनीय होगा। और फिर जब वह बड़ी हो जाएगी तो वे एमिली और सैम की तरह खुश रहेंगे। सैम के बारे में बात करते समय अंत में एक अजीब कड़वाहट ने उसके स्वर को तीखा कर दिया। क्या क्लेयर को यहाँ कोई विकल्प नहीं मिलता? बेशक, लेकिन आखिर में वह उसे क्यों नहीं चुनेगी? वह उसका आदर्श साथी होगा, जैसे कि वह सिर्फ उसके लिए ही बनाया गया हो। हम कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, फिर मैंने रुककर समुद्र की ओर एक पत्थर फेंका। वह पत्थर कई मीटर पहले ही समुद्र तट पर गिर गया। जेकब मुझ पर हंसा। हम सभी अजीब तरह से मजबूत नहीं हो सकते, मैंने बुदबुदाया। उसने आह भरी। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा कब होगा? मैंने धीरे से पूछा। उनका उत्तर सपाट और तत्काल था, कभी नहीं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सके, है ना? वो कुछ मिनटों तक चुप रहा। अनजाने में हम दोनों धीरे धीरे चलने लगे, मुश्किल से ही आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने स्वीकार किया। लेकिन आपको उसे देखना ही होगा जो आपके लिए बनी है। और तुम सोचते हो कि अगर तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है, तो वह वहाँ नहीं है। मैंने संदेह से पूछा, जेकब, तुमने वास्तव में मुझसे भी कम दुनिया नहीं देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखा, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने अचानक तीखी आंखों से मेरे चेहरे को देखा। लेकिन मैं कभी किसी और को नहीं देखूंगा, बेला। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं अपनी आंखें बंद करके कुछ और देखने की कोशिश करता हूँ। क्विल या एम्ब्री से पूछो, यह उन सभी को पागल कर देता है। मैंने अपनी नज़रें चट्टानों पर गड़ा दी। हम अब और नहीं चल रहे थे, सिर्फ लहरों की आवाज़ थी जो किनारे से टकरा रही थी। मैं उनकी गर्जना के कारण बारिश की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। शायद मुझे घर चले जाना चाहिए, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, उन्होंने इस निष्कर्ष पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए विरोध जताया। मैंने फिर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब चिंतित थीं।
तुम्हारे पास पूरा दिन छुट्टी है न? खून चूसने वाला अभी घर नहीं आएगा। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। उन्होंने तुरंत कहा, मैं किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करना चाहता। हाँ, मेरे पास पूरा दिन है। लेकिन जैक, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। माफ करना, उसने माफी मांगी। मैं अब ऐसा नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ जेकब रहूंगा। मैंने आह भरी। लेकिन अगर तुम यही सोच रहे हो, मेरी चिंता मत करो, उसने जोर देकर कहा, जानबूझकर खुशी से मुस्कुराते हुए, बहुत उज्ज्वल रूप से। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। चलो बेला, चलो घर वापस चलते हैं और अपनी बाइक लेते हैं। इसे सही स्थिति में रखने के लिए तुम्हें नियमित रूप से मोटरसाइकिल चलानी होगी। मुझे सचमुच नहीं लगता कि मुझे इसकी अनुमति है। किसने? चार्ली ने या उसके खून ने? दोनों। जेकब ने मेरी तरह मुस्कुराकर कहा, और वह अचानक वही जेकब बन गया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा याद आती थी, धूप और गर्मी से भरा हुआ। मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। बारिश धीमी पड़ गई और धुंध में बदल गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उसने वादा किया। अपने सभी दोस्तों को छोड़कर। उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं हंसा। अगर मुझे चोट लगी है, तो इसका मतलब है कि मैं ठोकर खाकर गिरा हूँ। आप जो भी कहते हैं। हम अपनी मोटरसाइकिलों को लापुश के आसपास की पिछली सड़कों पर चलाते रहे जब तक कि बारिश ने उन्हें बहुत कीचड़ से भर नहीं दिया और जेकब ने जोर देकर कहा कि अगर उसने जल्दी खाना नहीं खाया तो वह बेहोश हो जाएगा। जब हम घर पहुंचे तो बिली ने मुझे सहजता से अभिवादन किया, जैसे कि मेरे अचानक फिर से प्रकट होने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि यह था कि मैं अपने दोस्त के साथ दिन बिताना चाहता था। जेकब द्वारा बनाए गए सैंडविच खाने के बाद हम गैराज में गए और मैंने उसकी बाइक साफ करने में मदद की। एडवर्ड के वापस आने के बाद से मैं महीनों से यहाँ नहीं आया था, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं था। ये गैराज में एक और दोपहर की तरह था। ये बहुत बढ़िया है, मैंने टिप्पणी की जब उसने किराने के बैग से गर्म सोडा निकाला। मुझे इस जगह की बहुत याद आती थी। वो हमारे सिर के ऊपर लगे प्लास्टिक के शेड को देखकर मुस्कुराया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ताजमहल की सारी भव्यता, भारत आने की असुविधा और खर्च के बिना। वाशिंगटन के छोटे ताजमहल के लिए, मैंने अपना डिब्बा उठाते हुए कहा। उसने अपना डिब्बा मेरे डिब्बे से छुआ दिया। क्या तुम्हें पिछला वैलेंटाइन डे याद है? मुझे लगता है कि वह आखिरी बार था जब तुम यहाँ आए थे, आखिरी बार जब सब कुछ सामान्य था, मेरा मतलब है। मैं हंसा। बेशक मुझे याद है। मैंने जीवन भर की गुलामी को बातचीत के दिलों के एक डिब्बे के लिए बेच दिया। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं भूल सकता हूँ। वह मेरे साथ हंसा। ये सही है। दास्ता, मुझे कुछ अच्छा सोचना होगा। फिर उसने आह भरी। ऐसा लगता है जैसे ये सालों पहले की बात है। एक और युग, एक खुशहाल युग। मैं उससे सहमत नहीं हो सका। यह अब मेरा खुशहाल दौर था। लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं अपने निजी अंधकार युग से कितनी सारी चीजें चूक गया था। मैंने खुले में से उस धुंधले जंगल को देखा। बारिश फिर से तेज हो गई थी, लेकिन जेकब के बगल में बैठे छोटे से गराज में गर्मी थी। वो एक भट्टी की तरह अच्छा था। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराईं। चीजें सचमुच बदल गई हैं। हाँ, मैंने कहा, और फिर मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी बाइक के पिछले टायर को थपथपाया। चार्ली मुझे पसंद करता था। मुझे उम्मीद है कि बिली आज के बारे में कुछ नहीं कहेगा। मैंने अपने होंठ काटे। वह ऐसा नहीं करेगा। वह चार्ली की तरह चीजों को लेकर परेशान नहीं होता। अरे, मैंने बाइक के साथ उस बेवकूफ़ी भरे कदम के लिए कभी आधिकारिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी। चार्ली को तुम्हारे बारे में बताने के लिए मुझे बहुत खेद है। काश मैंने ऐसा न किया होता। मैंने आंखें घुमाईं, मैं भी। मुझे सचमुच बहुत खेद है। उसने मेरी ओर आशा भरी नजरों से देखा। उसके गीले, उलझे हुए काले बाल उसके विनती भरे चेहरे के चारों ओर फैले हुए थे। ओह, ठीक है, तुम्हें माफ कर दिया गया। धन्यवाद, बेल्स। हम एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए,
और फिर उसका चेहरा उदास हो गया। तुम्हें पता है उस दिन जब मैं बाइक लेकर आया था, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, उसने धीरे से कहा। लेकिन साथ ही मैं नहीं भी पूछना चाहता था। मैं तनाव के प्रति बहुत शांत रहता था। यह आदत मैंने एडवर्ड से सीखी थी। क्या तुम सिर्फ इसलिए जिद्दी हो रही थी क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी, या तुम सचमुच गंभीर थी? उसने फुसफुसाकर पूछा। किस बारे में? मैंने फुसफुसाकर पूछा, हालांकि मुझे यकीन था कि मैं जानता हूं कि उसका क्या मतलब था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। तुम्हें पता है, जब तुमने कहा कि अगर उसने तुम्हें काट लिया तो यह मेरा काम नहीं है, अंत में वह स्पष्ट रूप से शर्मिंदा हो गया। जैक, मेरा गला सूज गया था। मैं बात पूरी नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। क्या तुम गंभीर थे? वो बस थोड़ा सा कांप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। हाँ, मैंने फुसफुसाया। जेकब ने धीरे से और गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मैं ये जानता था। मैं उसके चेहरे को घूरता रहा और उसकी आंखें खुलने का इंतजार करता रहा। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब होगा? उसने अचानक पूछा। तुम समझते हो, है न? अगर वे संधि तोड़ देंगे तो क्या होगा? हम पहले निकलेंगे, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें खुल गईं, उनकी काली गहराई क्रोध और दर्द से भरी हुई थी। संधि की कोई भौगोलिक सीमा नहीं थी, बेला। हमारे परदादा केवल इसलिए शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुए क्योंकि कलन ने कसम खाई थी कि वे अलग हैं, कि मनुष्यों को उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि वे कभी किसी को नहीं मारेंगे या फिर कभी नहीं बदलेंगे। अगर वे अपने वचन से पीछे हटते हैं तो संधि निरर्थक है और वे किसी भी अन्य पिशाच से अलग नहीं हैं। एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद, जब हम उन्हें फिर से पाएंगे। लेकिन जैक, क्या तुमने पहले ही संधि नहीं तोड़ दी? मैंने तिनके का सहारा लेते हुए पूछा। क्या इसका एक हिस्सा यह नहीं था कि तुमने लोगों को पिशाचों के बारे में नहीं बताया, और तुमने मुझे बताया? तो क्या संधि किसी तरह से बेमानी नहीं है? जेकब को ये याद दिलाना पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में दर्द दुश्मनी में बदल गया। हाँ, मैंने संधि तोड़ी थी इससे पहले कि मैं इस पर विश्वास करूं, और मुझे यकीन है कि उन्हें इस बारे में पता था। उसने मेरे माथे पर तीखी नज़र डाली, मेरी शर्मिंदगी भरी नज़रों से नज़र नहीं मिलाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उन्हें कोई मुफ्त चीज़ या कुछ और मिलता है। गलती के लिए कोई दोष नहीं है। अगर वे मेरे किए पर आपत्ति करते हैं तो उनके पास केवल एक ही विकल्प है। जब वे संधि तोड़ेंगे तो हमारे पास भी यही विकल्प होगा, हमला करना, युद्ध शुरू करना। उसने इसे इतना अपरिहार्य बना दिया कि मैं कांप उठा। जैक, ऐसा होना जरूरी नहीं है। उसके दांत आपस में पिसने लगे। यह उस तरफ है। उनकी घोषणा के बाद का सन्नाटा बहुत जोरदार महसूस हुआ। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, जेकब? मैंने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे लगा कि काश मैंने ऐसा न किया होता। मैं उसका जवाब नहीं सुनना चाहता था। तुम अब बेला नहीं रहोगी, उसने मुझसे कहा। मेरा दोस्त नहीं रहेगा, माफ करने वाला कोई नहीं होगा। ये अनु जैसा लगता है, मैंने फुसफुसाया। हम एक दूसरे के सामने अंतहीन क्षण तक खड़े रहे। तो क्या यह अलविदा है, जैक? उसने तेजी से पलकें झपकाईं, उसका उग्र चेहरा आश्चर्य में पिघल गया। क्यों? हमारे पास अभी भी कुछ साल हैं। क्या हम तब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक हमारा समय खत्म न हो जाए? साल नहीं, जैक, साल नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया और एक बार बिना किसी मजाक के हंसा। वीक्स ज्यादा सटीक है। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसके हाथ में सोडा कैन के फटने से जोरदार आवाज हुई। सोडा हर जगह उड़ गया और मुझे भीग गया, जैसे कि वह किसी नली से छिड़क रहा हो। जैक, मैंने शिकायत करना शुरू किया, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, तो मैं चुप हो गई। उसने मुझे बेतहाशा घूरा, उसके सीने में एक गुर्राहट की आवाज पैदा हो रही थी। मैं वहीं जम गया, इतना स्तब्ध कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कैसे आगे बढ़ूं। कंपन उसके अंदर तक फैल गया, तेज होता गया, जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि वह कंपन कर रहा है।
उसका आकार धुंधला हो गया और फिर जेकब ने अपने दांत पीस लिए और गुर्राहट बंद हो गई। उसने एकाग्रता में अपनी आंखें कस लीं, कांपना कम हो गया और सिर्फ उसके हाथ कांपने लगे। सप्ताह, जेकब ने एक नीरस स्वर में कहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका, मैं अभी भी स्तब्ध था। उसने अपनी आंखें खोलीं, अब वे क्रोध से परे थीं। वो तुम्हें कुछ ही हफ्तों में एक गंदे खून चूसने वाले में बदल देगा, जेकब ने दांतों से फुसफुसाते हुए कहा। मैं इतना स्तब्ध था कि उसकी बातों पर बुरा नहीं मान सकता था, इसलिए मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उसका चेहरा लाल भूरे रंग की त्वचा के नीचे हरा हो गया। बेशक, जैक, मैंने 1 मिनट की चुप्पी के बाद फुसफुसाते हुए कहा। वो 17 साल का है, जेकब, और मैं हर दिन 19 के करीब पहुंचती जा रही हूँ। इसके अलावा इंतजार करने का क्या मतलब है? मुझे बस वही चाहिए। मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं ये प्रश्न एक आलंकारिक प्रश्न के रूप में पूछ रहा था। उसके शब्द चाबुक की तरह चटक रहे थे। कुछ भी, तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम मर जाओ। मैं ऐसे पीछे हटा जैसे उसने मुझे थप्पड़ मारा हो। इससे मुझे उससे भी ज्यादा दर्द हुआ जितना उसने मारा होता। और फिर, जब दर्द मेरे अंदर घुस गया, तो मेरा गुस्सा भी भड़क उठा। शायद तुम भाग्यशाली हो, मैंने उदास होकर कहा, अपने पैरों पर खड़ा होते हुए। शायद मैं वापस आते समय किसी ट्रक की चपेट में आ जाऊं। मैंने अपनी मोटरसाइकिल पकड़ी और उसे बारिश में धकेल दिया। जब मैं उसके पास से गुजरा तो वह नहीं हिला। जैसे ही मैं छोटे, कीचड़ भरे रास्ते पर पहुंचा, मैंने उस पर चढ़कर बाइक को किक मारकर चालू कर दिया। पिछला टायर कीचड़ का फव्वारा उगलता हुआ गैराज की ओर जा रहा था और मुझे उम्मीद थी कि वो उसे लग जाए। मैं पूरी तरह भीग गया था क्योंकि मैं कलेन्स के घर की ओर जाने वाली फिसलन भरी सड़क पर तेजी से जा रहा था। हवा से ऐसा लग रहा था कि बारिश मेरी त्वचा पर जम रही है और आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही मेरे दांत कांपने लगे थे। मोटरसाइकिलें वाशिंगटन के लिए बहुत अव्यावहारिक थीं। मुझे पहला मौका मिलते ही मैं इस बेवकूफ़ी भरी चीज़ को बेच देता। मैं बाइक लेकर कुलेंस के विशाल गैराज में गया और मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि एलिस अपनी पोश कार के बोनट पर हल्के से बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। एलिस ने चमकीले पीले रंग के पेंट को सहलाया। मुझे तो इसे चलाने का मौका भी नहीं मिला। उसने आह भरते हुए कहा, माफ करना। मैंने अपने खड़खड़ाते दांतों के बीच से थूका। ऐसा लगता है कि आपको गर्म पानी से स्नान की आवश्यकता है, उसने बिना सोचे समझे कहा और हल्के से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ, उसने अपने होंठ सिकोड़ते हुए मेरे हाव भाव को ध्यान से देखा। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? नहीं, उसने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। क्या आप आज रात ओलंपिया जाना चाहते हैं? नहीं, सच में। क्या मैं घर नहीं जा सकता? वह मुंह बनाने लगी। कोई बात नहीं, एलिस, मैंने कहा। अगर इससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी तो मैं रुक जाऊंगा। धन्यवाद, उसने राहत की सांस ली। मैं उस रात जल्दी सो गया और फिर से उसके सोफे पर लेट गया। जब मैं उठा तो अभी भी अंधेरा था। मैं बेहोश था, लेकिन मुझे पता था कि अभी सुबह नहीं हुई है। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं खींचा हुआ लुढ़का। मुझे ये समझने में 1 सेकंड लगा कि इस हरकत से मुझे फर्श पर गिर जाना चाहिए था, और मैं बहुत ज्यादा आराम में था। मैं पलटकर देखने की कोशिश करने लगा। पिछली रात की तुलना में अंधेरा ज्यादा था, बादल इतने घने थे कि चांद चमक नहीं पा रहा था। माफ करना, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि उसकी आवाज अंधेरे का हिस्सा बन गई। मेरा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तनाव में था, उसके और मेरे दोनों के गुस्से का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके कमरे के अंधेरे में सिर्फ शांति और सन्नाटा था। मैं हवा में पुनर्मिलन की मिठास का स्वाद ले सकता था, उसकी सांसों की खुशबू से अलग खुशबू। जब हम अलग थे तो खालीपन ने अपना कड़वा स्वाद छोड़ दिया था, कुछ ऐसा जिसे मैंने सचेत रूप से तब तक नोटिस नहीं किया जब तक कि इसे हटा नहीं दिया गया। हमारे बीच की जगह में कोई टकराव नहीं था। शांति शांतिपूर्ण थी, तूफान से पहले की शांति जैसी नहीं,
बल्कि एक साफ रात की तरह जिसमें तूफान का सपना भी नहीं था। और मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे उससे नाराज होना था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे हर किसी से नाराज होना था। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अंधेरे में उसके हाथ ढूंढे और खुद को उसके करीब खींच लिया। उसकी बाहों ने मुझे घेर लिया, मुझे अपनी छाती से लगा लिया। मेरे होंठ उसके गले से होते हुए उसकी ठुड्डी तक खोजते रहे, जब तक कि मुझे आखिरकार उसके होंठ नहीं मिल गए। एडवर्ड ने एक क्षण के लिए मुझे धीरे से चूमा और फिर वह हंस पड़ा। मैं उस क्रोध के लिए पूरी तरह से तैयार था जो ग्रिसलीज को शर्मिंदा करने वाला था, और मुझे यह मिला। मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें और अधिक क्रोधित कर दूंगा। मुझे इस पर काम करने के लिए 1 मिनट दो, मैंने उसे फिर से चूमते हुए कहा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम चाहोगी, उसने मेरे होठों पर फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी हुई थीं। मेरी सांसें अनियमित हो रही थीं। शायद सुबह तक। जो भी आपको पसंद हो। घर में आपका स्वागत है, मैंने कहा, जबकि उसके ठंडे होंठ मेरे जबड़े के नीचे दब गए। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने सहमति जताते हुए अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कस लीं। उसका हाथ मेरी कोहनी के इर्द गिर्द घूम गया, धीरे धीरे मेरी बांह से नीचे, मेरी पसलियों से होते हुए मेरी कमर के ऊपर, मेरे कूल्हे से होते हुए मेरे पैर से होते हुए मेरे घुटने के इर्द गिर्द घूमता हुआ। वो वहीं रुक गया, उसका हाथ मेरी पिंडली के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने अचानक मेरा पैर ऊपर खींच लिया और उसे अपने कूल्हे के इर्द गिर्द लपेट लिया। मेरी सांस रुक गई। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वो आमतौर पर अनुमति देता था। उसके ठंडे हाथों के बावजूद मुझे अचानक गर्मी महसूस हुई। उसके होंठ मेरे गले के निचले हिस्से में हिल रहे थे। समय से पहले गुस्सा न भड़काने के लिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि इस बिस्तर में ऐसा क्या है जिससे तुम्हें आपत्ति है? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, इससे पहले कि मैं उसके शब्दों को समझने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर पाती, वो एक तरफ लुढ़क गया और मुझे अपने ऊपर खींच लिया। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया, उसे इस तरह से ऊपर की ओर झुकाया कि उसका मुंह मेरे गले तक पहुंच सके। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि यह लगभग शर्मनाक था, लेकिन मैं शर्मिंदा होने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं कर सकती थी। बिस्तर, उसने फिर पूछा। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। यह अनावश्यक है, मैं हौंफते हुए बोला। उसने मेरा चेहरा वापस अपनी ओर खींचा और मेरे होंठ उसके होंठों के इर्द गिर्द हो गए। इस बार धीरे धीरे वो मेरे ऊपर मडराता हुआ आया। उसने खुद को सावधानी से संभाला ताकि मुझे उसका वजन महसूस न हो, लेकिन मैं उसके शरीर के ठंडे संगमरमर को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस कर सकता था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धीमी हंसी सुनना मुश्किल था। ये बहस का विषय है, उन्होंने असहमति जताई। सोफे पर ऐसा करना मुश्किल होगा। बर्फ की तरह ठंडी उसकी जीभ ने हल्के से मेरे होठों के आकार को छुआ। मेरा सिर घूम रहा था, हवा बहुत तेज और उथली आ रही थी। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? मैंने सांस फूलते हुए पूछा। शायद उसने अपने सारे सावधानीपूर्वक बनाए गए नियमों पर फिर से विचार किया हो। शायद इस बिस्तर का महत्व उससे कहीं ज्यादा था जितना मैंने पहले सोचा था। उसके जवाब का इंतजार करते हुए मेरा दिल लगभग दर्द से धड़क रहा था। एडवर्ड ने आह भरते हुए पीछे की ओर लुढ़का ताकि हम फिर से अपनी अपनी तरफ हो जाएं। बेवकूफ़ी मत करो, बेला, उसने कहा। उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से अस्वीकृति थी। वो समझ गया कि मेरा क्या मतलब था। मैं बस उस बिस्तर के लाभों को समझाने की कोशिश कर रहा था जो तुम्हें पसंद नहीं है। बहक मत जाना। बहुत देर हो गई, मैंने बुदबुदाया। और मुझे बिस्तर पसंद है, मैंने आगे कहा। अच्छा। जब उसने मेरा माथा चूमा तो मैं उसकी आवाज़ में मुस्कुराहट सुन सकता था। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह अनावश्यक है, मैंने आगे कहा। अगर हम बहकने वाले नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसने फिर आह भरी। 100वीं बार, बेला, ये बहुत खतरनाक है। मुझे खतरा पसंद है, मैंने जोर देकर कहा। मुझे पता है।
उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी और मुझे एहसास हुआ कि उसने गैराज में मोटरसाइकिल देखी होगी। इससे पहले कि वह चर्चा के नए विषय पर आगे बढ़ता, मैंने जल्दी से कहा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या खतरनाक है। मैं एक दिन अचानक ही जल जाऊंगा और इसके लिए तुम्हें खुद के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराना पड़ेगा। वो मुझे दूर धकेलने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे चिपकते हुए आपत्ति जताई। आपको दहन से बचाना, यदि यह आपके लिए बहुत अधिक है। मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैंने जोर दिया। उसने मुझे पुनः अपनी बाहों के घेरे में आने दिया। मुझे खेद है कि मैंने आपको गलत धारणा दी, उन्होंने कहा। मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। यह अच्छा नहीं था। वास्तव में, ये बहुत बहुत अच्छा था। उसने गहरी सांस ली। क्या तुम थके नहीं हो? मुझे तुम्हें सोने देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप मुझे फिर से गलत धारणा देना चाहते हैं। यह शायद एक बुरा विचार है। आप अकेले नहीं हैं जो इससे बहक जाते हैं। हाँ, मैं हूँ, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वह हंसा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, बेला। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि तुम मेरे आत्मनियंत्रण को कमजोर करने के लिए इतनी उत्सुक हो। मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। क्या आप माफी मांग सकते हैं? किस लिए? तुम मुझसे नाराज थे, याद है? अरे ऐसा है। मुझे खेद है। मैं गलत था। जब तुम सुरक्षित रूप से मेरे पास हो तो उचित दृष्टिकोण रखना बहुत आसान है। उसकी बाहें मेरे चारों ओर कस गईं। जब मैं तुम्हें छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से इतनी दूर जाऊंगा। यह इसके लायक नहीं है। मैं मुस्कुराया। क्या तुम्हें कोई पहाड़ी शेर नहीं मिला? हाँ, मैंने वास्तव में ऐसा किया था। फिर भी चिंता करने लायक नहीं है। मुझे खेद है कि मैंने एलिस को तुम्हें बंधक बनाने को कहा। यह एक बुरा विचार था। हाँ, मैंने सहमति जताई। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने सहजता से कहा। उसे पहले ही माफ कर दिया गया था। लेकिन स्लम्बर पार्टियों के अपने फायदे होते हैं। मैंने खुद को उसके और करीब कर लिया, अपने होठों को उसके कॉलरबोन के ऊपर के गड्ढे में दबाते हुए। तुम जब चाहो मुझे बंधक बना सकते हो। उसने आह भरी। मैं शायद इस पर बात कर लूँ। तो क्या अब मेरी बारी है? आपकी बारी। उसकी आवाज़ उलझन में थी। माफ़ी मांगने के लिए? आपको किस बात के लिए माफ़ी मांगनी है? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने उदास स्वर में पूछा। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच यही कहना चाहता था। मुझे लगा कि मेरी भौहें सिकुड़ गई हैं। क्या तुमने घर पहुंचते समय एलिस को नहीं देखा? हाँ, क्यों? क्या आप उसकी पोशकार वापस लेने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यह एक उपहार था। मैं चाहता था कि मैं उसके चेहरे के भाव देख सकूं। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसका अपमान किया हो। क्या आप नहीं जानना चाहते कि मैंने क्या किया? मैंने पूछा। उसकी उदासीनता से मैं हैरान होने लगा था। मैंने महसूस किया कि वो कंधे उचका रहा है। मैं हमेशा आपकी हर बात में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद न चाहें, आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं लापुश गया था। मुझे पता है। और मैंने स्कूल छोड़ दिया। ऐसा ही किया एक। मैं उसकी आवाज़ की ओर देखता रहा, अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छूता रहा, उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करता रहा। इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? मैंने पूछा। उसने आह भरी। मैंने तय किया कि आप सही थे। मेरी समस्या पहले किसी और चीज़ से ज़्यादा वेयरवुल्फ के प्रति मेरे पूर्वाग्रह के बारे में थी। मैं ज़्यादा तर्कसंगत बनने की कोशिश करूंगा और आपके फैसले पर भरोसा करूंगा। अगर आप कहते हैं कि यह सुरक्षित है, तो मैं आपकी बात पर यकीन करूंगा। बहुत खूब। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे हमारे बीच दरार पैदा करने नहीं देना चाहता। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और पूरी तरह संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तो, उसने सहज स्वर में बुदबुदाया। क्या तुमने जल्द ही फिर से लापुश जाने की योजना बनाई है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सवाल से जेकब के शब्द याद आ गए और मेरा गला अचानक रुंध गया। उसने मेरी चुप्पी और मेरे शरीर में तनाव को गलत समझा। बस इसलिए कि मैं अपनी योजनाएं खुद बना सकूं, उसने जल्दी से समझाया।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि तुम्हें जल्दी वापस आना है क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, मैंने अजीब सी आवाज में कहा। मेरी वापस जाने की कोई योजना नहीं है। ओह, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब मेरा यहाँ स्वागत है। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने किसी की बिल्ली को कुचल दिया? उसने हल्के से पूछा। मुझे पता था कि वो मुझसे कहानी जबरदस्ती नहीं उगलवाना चाहता था, लेकिन मैं उसके शब्दों के पीछे जलती हुई जिज्ञासा को सुन सकता था। नहीं, मैंने गहरी सांस ली और फिर जल्दी से स्पष्टीकरण देते हुए बुदबुदाया। मुझे लगा कि जेकब को एहसास हो गया होगा। मुझे नहीं लगा कि इससे उसे आश्चर्य होगा। एडवर्ड इंतजार करता रहा जबकि मैं हिचकिचाती रही। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा। एडवर्ड ने धीरे से कहा। उसने कहा कि वह मुझे मरते हुए देखना चाहता है। आखिरी शब्द कहते हुए मेरी आवाज टूट गई। एडवर्ड एक क्षण के लिए एकदम निश्चल हो गया और अपनी उस प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहा था जिसे वह नहीं चाहता था कि मैं देखूं। फिर उसने मुझे धीरे से अपनी छाती से लगा लिया और कहा, मुझे बहुत खेद है। मैंने सोचा था कि तुम खुश होगे, मैंने फुसफुसाया। क्या तुम किसी ऐसी बात पर खुश हो जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है? उसने मेरे बालों में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, बेला। मैंने आह भरी और खुद को उसके पत्थर के आकार में ढालते हुए आराम किया। लेकिन वह फिर से निश्चल और तनावग्रस्त हो गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं? वह 1 मिनट के लिए रुका। इससे तुम नाराज हो सकती हो। मैं अभी भी जानना चाहता हूँ। उसने आह भरी। मैं सचमुच उसे मार सकता हूँ क्योंकि उसने तुमसे ऐसा कहा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं आधे मन से हंसा। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि तुम्हें इतना आत्मनियंत्रण है। मैं फिसल सकता हूँ। उसका स्वर विचारपूर्ण था। अगर तुम नियंत्रण में चूक करने जा रही हो, तो मैं इसके लिए एक बेहतर जगह के बारे में सोच सकता हूँ। मैंने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, उसे चूमने के लिए खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की। उसकी बाहों ने मुझे और कसकर पकड़ लिया, संयमित किया। उसने आह भरते हुए कहा, क्या मुझे हमेशा जिम्मेदार रहना चाहिए? मैं अंधेरे में मुस्कुराया। नहीं, मुझे कुछ मिनटों या घंटों के लिए जिम्मेदारी संभालने दो। शुभ रात्रि, बेला। रुको, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता था। वह क्या है? मैं कल रात रोज़ली से बात कर रहा था। उसका शरीर फिर से तनावग्रस्त हो गया। हाँ, जब मैं अंदर आया तो वह इसी बारे में सोच रही थी। उसने तुम्हें विचार करने के लिए बहुत कुछ दिया था, है न? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी और मुझे एहसास हुआ कि उसे लगा कि मैं रोज़ली द्वारा बताए गए उन कारणों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे इंसान बने रहने के लिए दिए गए थे। लेकिन मैं किसी और ज़रूरी बात में दिलचस्पी रखता था। उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया। उस समय के बारे में जब आपका परिवार देनाली में रहता था। थोड़ी देर के लिए विराम हुआ। इस शुरुआत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, उसने कुछ महिला पिशाचों के बारे में कुछ कहा था। और तुम्हारे बारे में भी। यद्यपि मैंने काफ़ी देर तक प्रतीक्षा की, फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चिंता मत करो, मैंने कहा, जब चुप्पी असहज हो गई थी। उसने मुझे बताया कि तुमने कोई पसंद नहीं दिखाई, लेकिन मैं बस सोच रहा था, तुम जानते हो, क्या उनमें से किसी ने भी तुम्हारे लिए कोई पसंद दिखाई थी? मेरा मतलब है, तुम्हारे लिए कोई पसंद दिखाई थी। उसने फिर कुछ नहीं कहा। कौन सा? मैंने अपनी आवाज़ को सहज रखने की कोशिश करते हुए पूछा और ठीक से समझ नहीं पाया। या फिर एक से ज्यादा थे? कोई जवाब नहीं। काश मैं उसका चेहरा देख पाता ताकि मैं अंदाज़ा लगा पाता कि इस चुप्पी का क्या मतलब है। एलिस मुझे बताएगी, मैंने कहा। मैं अभी जाकर उससे पूछूंगा। उसकी बाहें कस गईं, मैं 1 इंच भी दूर नहीं जा सका। बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी तीखापन था जो कुछ नया था। थोड़ा नर्वस, शायद थोड़ा शर्मिंदा। इसके अलावा मुझे लगता है कि एलिस बाहर निकल गई है। ये बुरा है, मैंने अनुमान लगाया। ये वास्तव में बुरा है न?
मैं घबरा गया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मैंने उस खूबसूरत अमर प्रतिद्वंद्वी की कल्पना की जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला था। शांत हो जाओ, बेला, उसने मेरी नाक की नोक चूमते हुए कहा। तुम बेतुकी बातें कर रही हो। क्या मैं हूँ? तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते? क्योंकि इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। कौन सा? मैंने जोर देकर पूछा। उसने आह भरी। तान्या ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। मैंने उसे बहुत ही विनम्र, सज्जनतापूर्ण तरीके से बताया कि मैंने उस दिलचस्पी को वापस नहीं किया। कहानी यहीं खत्म होती है। मैंने अपनी आवाज़ यथासंभव समान रखी। मुझे बताओ तान्या कैसी दिखती है? बिल्कुल हम सब की तरह गोरी त्वचा, सुनहरी आंखें, उसने बहुत जल्दी जवाब दिया। और निस्संदेह, असाधारण रूप से सुंदर। मैंने महसूस किया कि उसने कंधे उचकाए। मुझे लगता है, मानवीय नज़रों में, उसने उदासीनता से कहा। लेकिन, तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरी आवाज़ में चिड़चिड़ापन था। उसने अपने होंठ मेरे कान के पास रख दिए, उसकी ठंडी सांसें मुझे गुदगुदा रही थीं। मुझे श्यामलाएं ज्यादा पसंद हैं। वह गोरी है। ये बात सही है। स्ट्रॉबेरी गोरा रंग बिल्कुल भी मेरा प्रकार नहीं है। मैंने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की क्योंकि उसके होंठ धीरे धीरे मेरे गालों से होते हुए मेरे गले से नीचे और फिर वापस ऊपर की ओर बढ़े। मेरे बोलने से पहले उसने 3 बार चक्कर लगाया। मुझे लगता है कि यह ठीक है, मैंने निर्णय लिया। उसने मेरी त्वचा पर फुसफुसाते हुए कहा। जब तुम ईर्ष्या करती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। यह आश्चर्यजनक रूप से आनंददायक है। मैं अंधेरे में मुंह बनाकर बैठ गया। बहुत देर हो चुकी है, उसने फिर से कहा, बड़बड़ाते हुए, अब लगभग गुनगुनाते हुए। उसकी आवाज़ रेशम से भी ज्यादा चिकनी थी। सो जाओ, मेरी बेला। सुखद सपने देखो। तुम ही एकमात्र हो जिसने कभी मेरे दिल को छुआ है। ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। सो जाओ, मेरा एकमात्र प्यार। वह मेरी लोरी गुनगुनाने लगा और मुझे पता था कि अब बस कुछ ही समय की बात है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सीने से चिपक गई।